नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप जहां पर भी होंगे स्वस्थ होंगे और थोड़ा बहुत पढ़ रहे होंगे। मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि जितना बेहतर हो सके आप लोगों को पढ़ाऊं और आप भी मेरे साथ मेहनत करें ताकि जल्द से जल्द आप लोग अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ें। ठीक। इसके साथ दूसरी बात ये कि कई बार हम जब लेक्चर लेते हैं तो कई बार कुछ लेक्चर में मिस्टेक्स हो जाती हैं। बाद में किसी विद्यार्थी के द्वारा मुझे पता लगते हैं कि सर आपने ये थोड़ा गलत बोल दिया या फिर पीपीटी में ये गलत दिया हुआ था, नोट्स में सही दिया हुआ है। जैसे हमने लास्ट सेकंड लेक्चर के अंदर जो पुराना लेक्चर था केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा सांविधिक मान्यता दी गई। वहां पर जो सन लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था 1988, लेकिन सही क्या है 1998, 1998। तो कई बार इस प्रकार की मिस्टेक हो जाती है क्योंकि मैं भी एक मनुष्य ही हूं, गलतियां मुझसे भी हो जाती हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उसे छिपाने की जगह आप लोगों को बताऊं ताकि आप लोग एग्जाम के अंदर किसी प्रकार की गलती ना करें। तो इस प्रकार से कभी भी कोई मिस्टेक हो तो उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उसे ठीक करके लिख देता हूं, तो आप उसे चेक कर लीजिए करिए। दूसरी बात, कुछ विद्यार्थी जो मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं उन्होंने पूछा कि सर लोकपाल और लोकायुक्त ये हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ। दरअसल लोकपाल और लोकायुक्त पॉलिटी का विषय भी है और आपके एथिक्स, एमपीपीएससी का जो फोर्थ पेपर है एथिक्स, उसकी जो आखिरी यूनिट है केस स्टडी से पहले, उसके ऊपर एक टॉपिक है भ्रष्टाचार, करप्शन, वहां पर लोकपाल और लोकायुक्त लिखा हुआ है। वित्त आयोग भी कुछ बच्चों ने कहा कि सर हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ। जीएसटी काउंसिल ये भी हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ। तो वित्त आयोग और जीएसटी काउंसिल आपके केंद्र राज्य संबंधों से जुड़ा है, जो कि आपकी एमपीपीएससी की यूनिट 1 से जुड़ा हुआ है। हालांकि मैं अपने लेक्चर किसी एक एग्जाम को टारगेट करके नहीं बना रहा हूं कि एमपीपीएससी या यूपीएससी या कोई भी एग्जाम, मैं आपको उन सभी विषयों को कवर करवा रहा हूं जिससे आपका सिलेक्शन निश्चित हो सके। ठीक। तो आज हमारा गैर संवैधानिक संस्थाओं या फिर आप कह लीजिए कि सांविधिक संस्थाओं का 10वां लेक्चर है और आने वाले समय के अंदर हम जल्द ही इन सभी संस्थाओं को कंप्लीट करेंगे। आपके अगर हम एमपीपीएससी की बात करें तो यूनिट 10 जो आपके प्री के अंदर है, मेंस के अंदर यूनिट 2 और यूनिट 3, उसके सभी आयोगों को हम कवर करेंगे, चाहे वो प्रतिस्पर्धा आयोग हो, चाहे उपभोक्ता फोम हो, चाहे खाद्य संरक्षण आयोग हो। हालांकि अभी हम थोड़ा सा प्री कम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। इन सभी आयोगों के अंदर मेंस में किस प्रकार से सवाल आएंगे उस पर हम अलग से एक वीडियो के माध्यम से समझेंगे। प्री का तो एक अलग से टेस्ट होगा। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इंग्लिश में इसे कहते हैं एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। एमपीपीएससी में पिछले वर्ष एक बहुत ही आसान सवाल पूछ लिया गया था कि एनजीटी का फुल फॉर्म बताएं। अधिकतर बच्चों को मालूम था राष्ट्रीय हरित अधिकरण। देखिए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई। यानी संसद ने एक अधिनियम पारित कर इस का गठन किया है। कल हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर अधिकरण को पढ़ा था कि अधिकरण क्या होते हैं, प्रशासनिक अधिकरण क्या होते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण। और राष्ट्रीय हरित अधिकरण भी एक सांविधिक संस्था है, कानूनी संस्था है, क्योंकि संसद के एक अधिनियम के माध्यम से इसका गठन किया है। अधिनियम का जो नाम है वो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। और ये तारीख आप लोगों को याद रखनी है, 18 अक्टूबर 2010, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि एनजीटी की स्थापना कब हुई। 2010 हमें याद रहता है, लेकिन आपको पूरी तारीख याद रखनी है, 18 अक्टूबर 2010। अगर हम राष्ट्रीय हरित अधिकरण की बात करें तो ये किस मौलिक अधिकारों को लागू करने का प्रावधान करता है। जब हमने मौलिक अधिकार पढ़े थे तब हमने एक मौलिक अधिकार पढ़ा था आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, जहां पर कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और आर्टिकल 21 के दौरान हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 21 केवल इतनी बात नहीं कहता, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे अधिकारों को जो हमारे आर्टिकल 21 में लिखे नहीं है लेकिन आर्टिकल 21 के अंदर निहित माना है, अंतर्निहित माना है। तो उसी में एक अधिकार है इन्वायरमेंट, स्वस्थ वातावरण में जीने का अधिकार। तो ये जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, दरअसल ये आर्टिकल 21 को लागू करने का प्रावधान करता है। यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण किस मौलिक अधिकार को संरक्षण देता है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 21 को संरक्षण देता है। एनजीटी की स्थापना के साथ ही यानी जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, ये भारत के लिए एक विशेष उपलब्धि थी, क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा देश और विकासशील देशों में पहला देश बना जिसने अपने यहां इन्वायरमेंट, पर्यावरण से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए एक अलग प्रकार का अधिकरण, एक प्रकार का अर्ध न्यायिक संस्था की स्थापना की। अगर हम दुनिया की बात करें, दुनिया में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड केवल यही दो ऐसे देश हैं जहां पर इन्वायरमेंट से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए अलग अधिकरण है। बाकी अगर अन्य देशों की बात करें तो वहां पर जो सामान्य अदालतें हैं वही इन्वायरमेंट के मुद्दों को सुलझाती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय हरित अधिकरण ही सुलझा सकता है, हाई कोर्ट भी सुन सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी सुनता है, लेकिन एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण यानी स्पेशल इन्वायरमेंट ट्राइब्यूनल की स्थापना करने वाला भारत दुनिया का तीसरा और पहला विकासशील देश, ये आप लोगों को याद रखना है। अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना क्यों हुई, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये पर्यावरण से संबंधी मुद्दों को तेजी से निपटारा करता है और जो अदालतों में बोझ लगा हुआ है उसको कम करता है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण पहले 18 अक्टूबर 2010 से पहले इन्वायरमेंट के मुद्दे नहीं सुलझाए जाते थे, वो जाते थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह जाते थे। लेकिन राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना करने से फायदा यह हुआ कि अब मामलों को तेजी से निपटारा किया जाता है, क्योंकि एक विशेष अधिकरण है जो केवल इन्वायरमेंट से जुड़े मुद्दों को सुलझेगा। अब लोगों को हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने से अच्छा है कि वो जल्दी हरित अधिकरण में जाएं और अपने मामले को जल्दी सुलझाएं। और इस अधिनियम के अंदर ये प्रावधान है कि 6 महीनों के अंदर केस का निपटारा किया जाए। अदालतों में इस प्रकार के प्रावधान नहीं होते, वहां पर केस चलते रहते हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। आपने सनी देओल का डायलॉग सुना होगा। तो एनजीटी एक विशेष न्यायाधिकरण है जो कि 6 महीनों के अंदर जल्द से जल्द इन मामलों का निपटारा करता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ऑलमोस्ट जितने भी हमारे सेंटर की अथॉरिटीज हैं, विशेषकर जितनी भी हमने पढ़ी, सबके मुख्यालय दिल्ली में है। लेकिन इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। भोपाल याद रखना है क्योंकि अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एनजीटी का एक क्षेत्रीय कार्यालय, रीजनल ऑफिस भोपाल में है, एक महाराष्ट्र में पुणे में है, एक पश्चिम बंगाल में कोलकाता में है, एक चेन्नई में है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि जब भी मैं अपना लेक्चर बनाऊं आपके प्री के तो सारे ही सवाल हल हो जाएं और मेंस के अंदर भी हम उस लेवल तक पहुंचे जहां तक हमें पहुंचना है। हालांकि मैंने आपको बताया कि मेंस के कुछ आयोगों के लेक्चर हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि उसके अंदर हम 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, 15 मार्क्स इन हिसाब से पढ़ेंगे। अब इस राष्ट्रीय हरित अधिकरण के जो पहले अध्यक्ष बने उनका नाम था लोकेश्वर सिंह पंटा या पोंटा कहते हैं। वर्तमान अध्यक्ष की हम बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। इस प्रकार के सवाल एसएससी, बैंकिंग के अंदर बहुत सीधे पूछ लिए जाते हैं। अगर हम इसकी संरचना की बात करें कि एनजीटी है तो सही, लेकिन इसके अंदर मेंबर कौन होते हैं, कैसी संरचना है, तो एक अध्यक्ष होता है, कुछ न्यायिक सदस्य होते हैं, कुछ विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। यानी एनजीटी के अंदर एक अध्यक्ष होगा, जुडिशियल मेंबर्स होंगे और कुछ स्पेशलाइज्ड मेंबर होंगे जो कि इन्वायरमेंट, वातावरण, इन चीजों से विशेष जुड़े हो। इनका कार्यकाल सबका 5 वर्ष होता है, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे न्यायिक सदस्य हो, चाहे विशेषज्ञ सदस्य हो, और इन्हें इनके पद पर पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। अगर हम अध्यक्ष की नियुक्ति की बात करें, हालांकि न्यायिक सदस्य कितने होते हैं, विशेषज्ञ सदस्य कितने होते हैं, इन्हें हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल समझिए कि इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और जो अध्यक्ष होता है, जैसे वर्तमान में आदर्श कुमार गोयल है,
उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति नहीं करते, केंद्र सरकार करती है। आपको यह चीज याद रखनी है, केंद्र सरकार करती है। लेकिन केंद्र सरकार किसके परामर्श से करती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करती है। ऐसा अधिनियम में लिखा हुआ है और ऐसा होता भी है। लेकिन अगर हम सदस्यों की बात करें तो न्यायिक सदस्य या जो विशेषज्ञ सदस्य होते हैं, जुडिशियल मेंबर या स्पेशलाइज्ड मेंबर होते हैं, उनकी नियुक्ति भी केंद्र सरकार करेगी। लेकिन उनकी नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार एक स्पेशल सिलेक्शन कमेटी बनाती है, क्योंकि उसके सदस्यों का चयन एक विशेष अधिकार चयन समिति की सिफारिश पर ही केंद्र सरकार करती है। अधिकरण के अंदर ये जो जुडिशियल मेंबर होते हैं, स्पेशलाइज्ड मेंबर होते हैं, इनकी संख्या अधिनियम में कहा है कम से कम 10 होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 20। हालांकि कुछ आमंत्रित सदस्य भी होते हैं, लेकिन जो परमानेंट मेंबर होते हैं, पूर्णकालिक सदस्य, एक होते हैं पूर्णकालिक और एक होते हैं अंशकालिक। पूर्णकालिक का मतलब जो निर्धारित 5 वर्ष तक अपने पद पर रहेंगे। अंशकालिक जो विशेष रूप से आमंत्रित किए जाते हैं, उनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। तो पूर्णकालिक का मतलब जिनका कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित है, उनकी संख्या कम से कम 10, अधिकतम 20। कौन? जो न्यायिक सदस्य होंगे या फिर जो विशेषज्ञ सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष होगा, कम से कम 10 और अधिकतम 20 न्यायिक या विशेषज्ञ सदस्य होंगे। सबका कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार। सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगी? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार अध्यक्ष की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेगी, लेकिन सदस्यों में एक चयन समिति का सिलेक्शन किया जाएगा। अगर हम इसके शक्तियां या अधिकार क्षेत्र की बात करें तो एनजीटी का अधिकार क्षेत्र काफी विस्तृत है। हम अमूमन हर महीने न्यूज़पेपर के अंदर राष्ट्रीय हरित अधिकरण की आपको कोई ना कोई न्यूज जरूर मिल जाएगी। और यूपीएससी और स्टेट पीएससी में यही अंतर होता है कि देखो, आपको जो थ्योरेटिकल चीजें हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं, वो आपको स्टेट पीएससी में भी पढ़नी है, यूपीएससी में भी पढ़नी है। अंतर केवल इतना है कि वर्तमान में अगर वो अधिकरण आयोग कोई चर्चा में है तो आप उसे उसके साथ इंटरलिंक कर दें तो आप यूपीएससी के लेवल तक पहुंच जाते हैं। तो अधिकरण का जो न्याय क्षेत्र है वो काफी विस्तृत है। ये प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, इन्वायरमेंट को अप्रत्यक्ष रूप से भी कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो ये मामले वो भी सुनता है। ऐसा नहीं कि केवल इन्वायरमेंट से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े मामले, अप्रत्यक्ष जुड़े मामलों को भी ये सुनता है। और पर्यावरण से संबंधित जितने भी कानून हैं उनको लागू करवाना इसके क्षेत्राधिकार में आता है। इसके साथ साथ वैधानिक निकाय है। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम उसके 2010 के द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना हुई। इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पर्यावरण से संबंधित कोई मामला ले जाते हैं, हार जाते हैं, हाई कोर्ट में तो आप अपील कर ही सकते हैं, आप चाहें तो एनजीटी में भी अपील कर सकते हैं, यानी इसके पास अपीलीय क्षेत्राधिकार भी आता है। वही जो हमने कल ट्राइब्यूनल में पॉइंट पढ़ा था प्रशासनिक अधिकरण, कि ये 1908 में जो सिविल प्रक्रिया संहिता है उससे बंधे हुए नहीं है। करते हैं उनके अनुसार काम, लेकिन उससे बंधे हुए नहीं है। ये प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर कार्य करते हैं। अर्थात व्यक्ति जिसने कोई कार्य किया है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया है, उसके पीछे परिस्थितियां क्या थी उन्हें जानने की भी कोशिश करते हैं। और ये जब भी अपने फैसलों को सुनाते हैं तो 3 चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं: सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, निवारक, ताकि इस प्रकार से अपने फैसलों को देना ताकि आगे के लोग भी इस प्रकार का कार्य ना करें, और प्रदूषक भुगतान यानी जिसने इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया है उसको दंड देने का प्रावधान भी ये रखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी वर्तमान की पीढ़ी के साथ साथ भविष्य की पीढ़ी को भी ध्यान में रखना। निवारक, इस प्रकार से अपने निर्णय देना ताकि आने वाले लोग, भविष्य के लोग इस बात को समझें कि ये नहीं करना है। प्रदूषक भुगतान यानी दंड भी दिया जा सकता है। तो एनजीटी इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो पीड़ित है इन्वायरमेंट से, जिसके व्यक्ति को नुकसान हुआ है, तो ये क्षतिपूर्ति का प्रावधान भी करते हैं। अब कितनी क्षतिपूर्ति है ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि पर्यावरण को या पर्यावरण से किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की क्षति होती है तो जिसने क्षति पहुंचाई है तो उसे क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी, मुआवजा देना पड़ेगा। साथ में अगर इन्वायरमेंट को नुकसान हुआ है, मान लीजिए कि किसी प्राइवेट कंपनी ने बहुत सारे पेड़ काट दिए किसी कारणवश अपने कार्य को करने के लिए, तो उसकी बहाली या उसका पुनर्निर्माण या इस प्रकार के प्रावधान भी उन्हें करने होते हैं। और
एनजीटी जो फैसला होता है उसका जो बल होता है, उसकी जो ताकत होती है, वो एक कोर्ट के आदेश के बराबर होती है। ऐसा नहीं है कि अधिकरण है, इसके फैसले कोई भी टाल देगा। इसके फैसले मानने बाध्यकारी होते हैं क्योंकि ये न्यायालय की तरह शक्तियां रखते हैं। अब देखिए दंड कैसे कैसे, एक निश्चित समय के लिए कारावास दे सकते हैं जिसे 3 वर्षों तक के लिए बढ़ाया जाता है। अब निश्चित समय कितना ये निर्धारित नहीं है, 1 महीना हो सकता है, 2 महीने हो सकते हैं, 6 महीने हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम बताया है 3 वर्ष से ज्यादा के लिए बढ़ती, अधिकतम 3 वर्षों तक के लिए बढ़ाया जाता है। जुर्माना लगा सकते हैं, जो जुर्माना 10 करोड़ रुपए तक हो सकता है, या फिर दोनों दे सकते हैं, कारावास भी और आर्थिक दंड भी। ये इसकी शक्ति है, इसे याद रखना है। हालांकि सिविल प्रक्रिया संहिता की सारी शक्तियां तो इसके पास है ही, लेकिन इसके अलावा इसे दंड देने की शक्तियां भी हैं, चाहे वो कारावास हो चाहे वो आर्थिक दंड। अगला सवाल यह बनता है कि क्या एनजीटी के फैसलों की अपील आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक रूल है, 90 दिनों के भीतर। एनजीटी ने अपना फैसला जब दिया हो उसके 90 दिन के भीतर ही आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। 90 दिन से ज्यादा होने पर अपील नहीं की जा सकती, 90 दिन के अंदर अपील की जा सकती। अब ये एनजीटी जो है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है, ये इन्वायरमेंट से संबंधित किन कानूनों को लागू करता है, या फिर अगला सवाल, किन कानूनों को लागू नहीं करता? ये सवाल आपसे यूपीएससी में जरूर पूछा जा सकता है कि एनजीटी किस पर्यावरण या किस इन्वायरमेंट से संबंधित कानूनों पर फैसला देने का अधिकार रखता है या किस पर अधिकार नहीं रखता। तो 7 कानून हैं जिन पर अधिकार रखता है और 2 कानून हैं जिन पर अधिकार नहीं रखता, और वो 2 कानून हमेशा चर्चा में रहते हैं। उन 2 कानूनों को तो जरूर याद रखना है, इन 7 को बेशक याद ना रखें, और वो 2 कानून को लेकर ही एनजीटी की उपयोगिता हमेशा प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। ये 7 कानून कौन से हैं? जल प्रदूषक निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974, इसी से जुड़ा है जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण उपकर अधिनियम। उपकर को बोलते हैं सेस। अगर जल प्रदूषण होने के कारण किसी प्रकार का कोई मुआवजा लगा जाए, कोई कर लगाया जाए, उसे कहते हैं सेस। उपकर किसी उद्देश्य के लिए लगाए जाने वाला कर। वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991, जैव विविधता अधिनियम 2002। तो इन 7 कानूनों के तहत एनजीटी कार्यवाही करता है नागरिकों की, लेकिन किन 2 कानूनों के तहत नहीं करता? ये 2 कानून है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये एनजीटी के दायरे में नहीं आता। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006, ये एनजीटी के दायरे में नहीं आता। लेकिन आप देखिए कि एनजीटी पर्यावरण से जुड़े हुए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों मामलों को सुनता है, लेकिन ये 2 उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आते। इससे एनजीटी का कामकाज प्रभावित होता है, क्योंकि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कहीं ना कहीं एनवायरमेंट से जुड़ा है। तो ये एनजीटी की सबसे बड़ी कमजोरी है, याद रखिएगा इसको, ठीक। सबसे पहले अध्यक्ष लोकेश्वर सिंह पंटा थे, उसके बाद स्वतंत्र कुमार बने, वर्तमान में कौन है? आदर्श कुमार गोयल, ठीक। तो आज हमने राष्ट्रीय हरित अधिकरण को पढ़ा। यह आपके एमपीपीएससी की यूनिट 10 में साफ तौर पर मेंशन किया गया है। इससे एक सवाल जरूर आता है, जितने भी आयोग हैं, मान के चलिए कि एमपीपीएससी की अगर हम बात करें तो एमपीपीएससी में यूनिट 10 से 5 सवाल कम से कम आएंगे, और अगर आप इन आयोगों को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो 5 नंबर तो आपके डेफिनेटली पक्के हो गए, ठीक। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोगों से इतनी उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इससे एक शिक्षक को बल मिलता है और अच्छा प्रयास करने के लिए। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।